हेलो फ्रेंड्स, तो चलो करते हैं भारतीय न्याय संहिता की बेरेक्ट रीडिंग, जिसमें आज हमने पढ़ना है सेक्शन 3। इससे पहले हमने सेक्शन 1 को कवर किया है, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज को कवर किया है। आज हम आए हैं सेक्शन 3 के ऊपर। ठीक है, तो देखो सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल एक्सप्लेनेशन जो है इसका टाइटल है इस सेक्शन का। जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम इसको वन बाय वन रीड करेंगे। इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक इसके अंदर सब सेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन इसको रीड करते हैं। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन। सब सेक्शन 1 कह रहा है कि थ्रू आउट दिस संहिता, मतलब इस पूरी संहिता में, थ्रू आउट का मतलब इस पूरी संहिता में, हर डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every definition of an offense, every penal provision, or every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in this chapter entitled जनरल एक्सेप्शन। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि इस पूरी संहिता में चाहे कोई भी डेफिनेशन है, चाहे कोई ऑफेंस है, चाहे कोई पेनल प्रोविजन है या इलस्ट्रेशन है, सबको इस चैप्टर में दी गई जनरल एक्सेप्शंस के साथ पढ़ा जाएगा। दो दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, भले ही वो एक्सेप्शन, वो अपवाद हर बार हर डेफिनेशन में, हर पैनल प्रोविजन में लिखे ना गए हों, दोहराए ना गए हों, एक बार इन्होंने हमें बता दिया कि उनको कैसे पढ़ा जाएगा, तो हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन में। दो इलस्ट्रेशन दे रखी हैं, ए एंड बी। जैसे इसने जो ये बात कही ना, अभी कई बार ऐसे होता है ना, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या है, क्या रहा है ये। तो थोड़ा सा चलो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कह रहा है कि देखो, द सेक्शन इन दिस संहिता which contain definition of offenses don't express, देखो फ्रेंड्स, कह रहा है कि द सेक्शन इन दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डोंट एक्सप्रेस दैट कि ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस, बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइड दैट कि नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि इस सेक्शन, इस संहिता के इस सेक्शन में कहीं पे भी जहां पर भी डेफिनेशंस दी गई हैं, उसमें ऐसा तो नहीं लिख रखा कि 7 साल का बच्चा ऑफेंस नहीं कर सकता, लेकिन अपवाद दे रखा है कि ये, जिसमें ये कहा गया है कि नथिंग शेल बी एन ऑफेंस, कि हम ऑफेंस मानेंगे ही नहीं अगर वो किसी 7 साल के बच्चे के द्वारा किया गया हो। मतलब 7 साल का बच्चा ऑफेंस तो कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि उसके द्वारा किया गया ऑफेंस हम जो है ऑफेंस नहीं मानेंगे, मतलब उसको पनिशेबल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही बी क्लोज में पुलिस ऑफिसर के लिए जो है ये एक्सेप्शन दे रखी है कि मान लो एक पुलिस ऑफिसर है, बिना वारंट जेड को गिरफ्तार कर लेता है, जिसने क्या किया होता है, मर्डर किया होता है। तो यहाँ पर ए को हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए गिल्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो बाउंड है लोग के द्वारा जेड को गिरफ्तार करने के। देयरफॉर द केस फॉल विद इन द जनरल एक्सेप्शन, जो प्रोवाइड कहता है, अब कहता है कि ये वाला जो केस है ना, ये भी जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी ये कहा गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। मतलब अगर मान लो कोई भी पर्सन अथॉरिटी में है, या बाउंड बाय किसी अथॉरिटी है, या बाउंड बाय लॉ है, अगर वो कोई भी एक्ट ऐसा करता है, कोई ऑफेंस ऐसा करता है, तो उसको हम अपराध की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। दिस इज अवर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 भारतीय न्याय संहिता। सब सेक्शन 2 पे आ जाइए। देखो ये ना मैंने साथ पेंसिल से लिख रखा है कि ये थर्ड का 2 है, थर्ड का 3 है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेक्शन नंबर मेंशन किए गए हैं, जो हमारे ओल्ड आईपीसी में ये कौन सा सेक्शन था। ठीक है, अब आ जाओ सब सेक्शन 2 पे। कह रहा है कि हर एक्सप्रेशन which is explained in part of this संहिता used to every part of this संहिता in conformity with the explanation। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस पूरी संहिता के इस पार्ट में, इस एक्सप्रेशन में जो भी एक्सप्लेन किया गया है, उसको पूरे पार्ट की संहिता में कंटिन्यूटी में हम उसको उसी तरह से, उसके स्पष्टीकरण को उसी के अनुरूप ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब सेक्शन 3 पे आ जाओ। कह रहा है कि जब प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ ए पर्सन स्पाउस, अब देखो कई बार ना सेक्शन देखते ना याद आ जाता है, यार ये तो पुराने आईपीसी में, ये तो सेक्शन 27 में दे रखा था। यस, पुराने आईपीसी में सेक्शन 27 था, बट इन न्यू भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी इन दी पोजेशन ऑफ पर्सन के स्पाउस, स्पाउस कौन होता है? पति पत्नी के पास है,
क्लर्क के पास है, सर्वेंट के पास है, सिर्फ पोजेशन दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो वो जो प्रॉपर्टी है उस पर्सन के पोजेशन में मानी जाएगी, उसके पास ओनरशिप नहीं हो जाएगी इसकी। समझ में आई बात, कि अगर हमने मान लो कोई भी प्रॉपर्टी किसी पर्सन ने अपनी पत्नी के पोजेशन में रखी हुई है या क्लर्क या सर्वेंट को दे रखा है ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, उसको मतलब उसको जिम्मेदारी दे रखी है जस्ट प्रॉपर्टी की, तो ये नहीं कि वो उसका ओनर ही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या माना जाएगा, सिर्फ उसके पोजेशन में मानी जाएगी। जैसे एक पर्सन, सॉरी, ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोरेली और ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्लर्क और सर्वेंट का क्या मतलब दिया गया है कि मान लो हम किसी के पास नौकरी करते हैं, जैसे हम कहीं पे सर्वेंट लगे हुए हैं, कहीं पे क्लर्क लगे हुए हैं, हमारे पोजेशन में अगर हमारे ओनर ने कोई प्रॉपर्टी दे दी तो हमारे पास सिर्फ पोजेशन की जिम्मेदारी है, हम उसके ओनर नहीं हो जाएंगे। Come to subsection 4. In every part of the Samhita except where a contrary intention appear from the context, word which refer to act then extend also to the illegal omission. कहते हैं कि इस संहिता के सारे पार्ट में, इस संहिता के सारे भागों में जहां पर अगर कोई भी विरोधाभास जो है नहीं दिया गया, कोई अलग उद्देश्य मेंशन नहीं किया गया, इस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में, कि एक्ट क्या होगा या ओमिशन क्या होगा, तब तक हम वर्ड रेफर टू द एक्ट, तब तक जहां जहां एक्ट आएगा हम उसके अंदर इलीगल ओमिशन को भी इंक्लूड करेंगे। हम ये माना जाएगा कि एक्ट जो है, एक्ट डन एक्सटेंड ऑल्सो टू, एक्ट जो कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है उसके अंदर इलीगल ओमिशन की भी बात की गई है। सबसेक्शन 5 पे आ जाओ, कह रहा है कि मान लो कोई भी क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन ने किया है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जब भी कोई क्राइम होता है मोस्टली ये सेक्शन तो लगता ही लगता है, ठीक है। सेक्शन 34 था ओल्ड आईपीसी में, यहाँ पर सेक्शन 3 का सब क्लोज 5 है भारतीय न्याय संहिता में। कह रहा है कि मान लो कोई भी क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन ने किया, बहुत सारे लोग हैं, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन यानी बहुत सारे लोग, फर्दरेंस का मतलब होता है जब वो ऑफेंस कर रहे हैं ना उस दौरान भी अगर उन्होंने कुछ किया है तो सभी को सेम पनिशमेंट होगी, चाहे वो ऑफेंस किसी एक ने किया हो। समझ में आ गई। जैसे मान लो हम करने तो चोरी गए थे, लेकिन रास्ते में कोई आया, किसी ने जो है हमें प्रोवोक किया या रोकने की कोशिश की, तो हमने क्या कर दिया, उसका मर्डर भी कर दिया, ठीक है। इस तरह से मतलब एक ऑफेंस करने की फर्दरेंस में उसी दौरान अगर आपने कोई और ऑफेंस भी किया है तो सभी पर्सन को जो है सेम पनिशमेंट मिलेगी, अगर सेक्शन 34 की कंडीशन फुलफिल हो रही है उस पर तो। अब आ जाओ सबसेक्शन 6 पे। सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है कि वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन। पहले यहीं तक पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मान लो कोई भी एक्ट है, उसको इसलिए क्रिमिनल माना जा रहा है क्योंकि उसके अंदर उस करने वाले पर्सन की वो क्रिमिनल नॉलेज थी और क्रिमिनल उद्देश्य था उसका, और कई सारे पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया। तो कह रहा है कि जिस भी पर्सन ने ज्वाइन किया उस एक्ट को ऐसी नॉलेज के साथ, ऐसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, तो सभी को सेम मैनर में पनिशमेंट होगी इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। अब फ्रेंड देखो, अगर हम 5 को पढ़ते हैं ना, कह रहा है कि क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन ने किया, फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन में किया, सभी को सेम सजा होगी। और 6 में क्या किया कि कोई भी एक्ट है क्रिमिनल इस नॉलेज की वजह से किया, क्रिमिनल इंटेंशन की वजह से किया, सभी को पनिशमेंट होगी। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पर सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन बता रखा है, मतलब आप कोई ऑफेंस करने गए उस दौरान आपने कोई और भी किया तो सबको सेम पनिशमेंट होगी। और इसमें कह रहा है कि कोई एक्ट सेवरल पर्सन ने एक ही समय पे क्रिमिनल नॉलेज के साथ किया, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया, या किसी पर्सन ने उस एक्ट को करने के लिए उनको ज्वाइन किया सेम ही नॉलेज के साथ, सेम इंटेंशन के साथ, तो उसको भी पनिशमेंट होगी, जैसे कि चाहे वो ऑफेंस किसी एक पर्सन ने किया हो, ठीक है। सबसेक्शन 7, वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ ए सर्टेन अफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट अफेक्ट। इसका मतलब है कि वेयर एवर, जहां कहीं भी causing of a certain effect or attempt to cause the effect by an act or by an omission is an offense। मतलब कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया जिसमें क्या था, या तो ऑफेंस किया, ऐसा कोई भी ऑफेंस किया या करने का प्रयास किया
जिसके अंदर आधा तो एक्ट हुआ और आधा ओमिशन हुआ। मीन्स क्या हुआ कि मतलब एक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी एक्ट किया, और ओमिशन का मतलब होता है कि जो हमें करना चाहिए हम नहीं करते, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओमिशन। मतलब अगर किसी पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसके अंदर पार्शली तो एक्ट था, पार्शली ओमिशन था, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, सेम ऑफेंस कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर इलस्ट्रेशन दे रखा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ए है, उसने क्या किया, इंटेंशनली जेड की डेथ कर दी। ए ने क्या किया, इंटेंशनली जेड की डेथ कर दी। अब डेथ की कैसे, पार्शली तो बाय इलीगल ओमिशन किया उसने। अब ओमिशन क्या किया, उसको खाना देना बंद कर दिया, जबकि खाना देने की उसकी जिम्मेदारी थी। अब देखो यहाँ पर जो काम करने की हमारी जिम्मेदारी होती है लेकिन हम नहीं करते, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओमिशन बोल देते हैं। तो पार्शली तो उसने उसको खाना देना बंद कर दिया, एंड पार्शली बाय बीटिंग जेड, और पार्शली उसकी पिटाई की। अब ये पिटाई करना, उसको पीटना, दिस इज एन एक्ट, एंड उसको खाना ना देना, दिस इज एन ओमिशन। ठीक है, तो ये जो काम हो गया, मतलब तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि उसने पार्शली तो उसको खाना नहीं दिया, इसकी सजा पार्शली बीटिंग, नहीं, उससे क्या हुआ, पर्सन की डेथ होगी, डेथ होगी तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, मर्डर करेंगे। और यहाँ पे देखो, अगर आपको ये समझना हो एक्ट क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना, हमें समझ नहीं आती, हम टीचर से भी पूछते हैं, एजुकेटर से भी पूछते हैं, वो भी बता देते हैं, फिर भी समझ नहीं आती। तो सिंपल साधारण शब्दों में समझिए, कोई काम आपको अगर मान लो नहीं करना, मतलब वो ऑफेंस हो सकता है लेकिन आपने किया, दैट इज एक्ट। और जो काम आपको नहीं करना चाहिए, जैसे जो काम आपको करना चाहिए, जैसे आपको खाना देना चाहिए और आप वो नहीं करते, दैट दिस इज ओमिशन। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगी। उसके आप बाद आ जाओ सबसेक्शन 8 पे। सबसेक्शन 8 जो है हमारा बात कर रहा है कि एक, जब कोई भी ऑफेंस कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, कोई ऐसा अपराध हुआ जिसके अंदर बहुत सारे एक्ट यूज हुए, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of the those act। अब कह रहा है कि मान लो एक एक जो क्या हुआ, ऑफेंस हुआ, उस ऑफेंस को फुलफिल करने में बहुत सारे एक्ट किए गए, और किसी पर्सन ने इंटेंशनली कोऑपरेट किया उस ऑफेंस को करने में, चाहे वो एक पर्सन आया चाहे ज्वाइंटली आया, तो ये माना जाएगा कि उसने भी कमिट दैट ऑफेंस, कि वह भी उस अपराध को करता है, कि उसने भी वो अपराध किया। अब इसका वो समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो, उससे ये क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ना इलस्ट्रेशन दे रखी, कह रहा है ए और बी जो थे ना, एग्री थे कि चलो हम जेड का मर्डर करेंगे। करेंगे कैसे, सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम उसको जो है स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन देंगे। अब ए और बी ने क्या कर दिया, एडमिनिस्टर कर दिया पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जेड को मारने के लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, जेड डाई हो गया फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन जो उसको दी जा रही थी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों की इंटेंशन थी, दोनों ने कोऑपरेट किया, किस लिए, उसके मर्डर को करने के लिए। तो ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विद डेथ कोज, तो दोनों गिल्टी होंगे ऑफेंस के लिए, दो देयर एक्ट आर सेपरेट, भले उनका एक्ट सेपरेट हो सकता है ए ने ज़्यादा डोज दे दियो, बी ने कम डोज दे दियो, या हो सकता है बी ने ज़्यादा दे दियो, ए ने कम दे दियो। ठीक है, तो भले ही किसी ने कम डोज दी, किसी ने ज़्यादा डोज दी, भले ही उन्होंने सेपरेट एक्ट किए, लेकिन दोनों ही गिल्टी होंगे किसके लिए, ऑफेंस के लिए। ऐसे ही बी में आ जाओ। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी दोनों जेलर थे, एंड एज सच हैव द, दोनों के पास जेड का चार्ज था जो कि एक प्रिजनर यानी कैदी था। अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर एट ए टाइम दोनों की ड्यूटी थी। ए और बी दोनों की इंटेंशन थी जेड की डेथ कोज करने की, नोइंगली कोऑपरेट करते हैं उसकी डेथ को कोज करने में बाय इलीगल ओमिटिंग ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू फर्निश जेड विद फूड सप्लाइड टू देम फॉर दैट पर्पस। अब क्या करते ने क्या किया, इन्होंने इन्होंने कैसे मारना शुरू किया, इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ने अपने अल्टरनेटिव जो उनके आर्स थे उसमें उसको खाना देना बंद कर दिया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों, अब जेड यहाँ पर भूख से मर गया, तो दोनों यहाँ पर मर्डर के लिए लायबल होंगे। जो सी एग्जाम्पल है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो प्लीज़ आप इसको खुद से रीड आउट कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट यहाँ पर एड्रेस कर दूंगी।
सबसेक्शन 9 में आ जाइए। सबसेक्शन 9 में कह रहा है जहां पर सेवरल पर्सन एंगेज्ड हैं या कंसर्न्ड हैं कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट में, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट हो सकते हैं। अब तक हमने सेक्शन पढ़ा, मान लो यहाँ पर हमने पढ़ा एक जो ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 34 था, जो यहाँ पर सबसेक्शन 5 दे रखा है हमें। तो इसमें तो हमने ये पढ़ा, मान लो कोई क्रिमिनल एक्ट फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में सेवरल पर्सन ने किया है, सबको लायबल किया जाएगा। 6 में भी हमने पढ़ा कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्ट, कोई भी एक्ट ऐसा इसलिए क्रिमिनल है ओनली बाय द रीजन कि उस एक्ट को क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से किया गया, तो भी सारे लायबल होंगे। अब सबसेक्शन 9 में कह रहा है हो सकता है सेवरल पर्सन एंगेज्ड हो, सेवरल पर्सन कंसर्न्ड हो एक ही क्रिमिनल एक्ट में, लेकिन उनको डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट भी दी जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए ने अटैक किया जेड के ऊपर अंडर सच सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ए ने जेड पर अटैक किया, क्यों किया? क्योंकि जेड ने उसको प्रोवोक किया था, और उसने क्या किया, यहाँ पर जेड को अगर उसने मारा तो ये क्या माना जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोवोकेशन थी। अगर कोई हमें प्रोवोक करता है उसके बाद हम एक्ट करते हैं, जो हमारा एक्ट ऑफेंस बन जाता है, तो हम उसको कल्पेबल होमोसाइड में कंसीडर करते हैं, अमाउंटिंग टू मर्डर में नहीं। अब बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड एंड इंटेंडिंग टू किल हिम, ठीक है, नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन असिस्ट करता है ए को इन किलिंग जेड में। अब यहाँ पर क्या होता है ना, बी की भी जेड के साथ अपनी अलग ही दुश्मनी, अलग ही ईर्ष्या होती है, वो भी चाहता है जेड को मरवाना, तो वो क्या करता है, यहाँ पर ए को जो है प्रोवोक करता है, किसको? जेड को मारने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी दोनों अंगेज जरूर थे जेड की डेथ कोज करने में, लेकिन बी को जो है मर्डर के लिए गिल्टी किया जाएगा, ए को कल्पेबल होमोसाइड के लिए, क्योंकि ए की कोई इंटेंशन तो थी नहीं, ए को तो जस्ट प्रोवोकेशन मिली थी, इसलिए उसने जो है फर्दरेंस में जो है ऑफेंस किया, लेकिन बी की इंटेंशन थी जेड को मरवाने के लिए, जिसकी वजह से उसने ए को असिस्ट किया, ए को प्रोवोक किया कि वो जेड को मार दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए को, बी को जो है मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा, और ए को जो है कल्पेबल होमोसाइड के लिए किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो पहले ओल्ड आईपीसी में मर्डर का जो सेक्शन था वो 300 था, जिसमें डेफिनेशन दे रखी थी, बीएनएस में सेक्शन 101 है। तो ये था हमारा सेक्शन 3। अब हम चलेंगे चैप्टर 2 में। शायद कल या फिर मंडे को हम क्लास करेंगे, स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, वर्ड बाय वर्ड हम मेरे एक्ट को रीड करेंगे, सेक्शन 4 to 13 चैप्टर 2, जिसमें पनिशमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन की रेंज है 4 to 13। ठीक है, मतलब इतने सेक्शन है। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।